हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ, आकलन, असेसमेंट। हम असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट की विशेषताएं, असेसमेंट की आवश्यकता, साथ ही गणित विषय में असेसमेंट कैसे किया जाता है, इन सभी टॉपिक को आज डिटेल से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम इसकी एक रूपरेखा बनाएंगे। और रूपरेखा कैसी होगी? प्रस्तावना, आकलन का अर्थ एवं परिभाषा, आकलन की विशेषता, आकलन की आवश्यकता, गणित शिक्षण में आकलन की अवधारणा, आकलन के प्रकार, आकलन का महत्व, आकलन के लाभ, आकलन की सीमाएं, उपसंहार, संदर्भित ग्रंथ। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। वर्तमान समय में जो शिक्षा पद्धति है ये हमारी क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? जिसमें बालकों को उनकी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुरूप शिक्षण दिया जाता है। ठीक है। साथ ही जो बालकों को सिखाया जा रहा है वो जिन उद्देश्यों की प्राप्ति से के लिए सिखाया जा रहा है उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं, यह जांचना भी आवश्यक होता है। और ये जांचने का तरीका क्या होता है? उनकी एग्ज़ाम्स ली जाती है या उनकी परीक्षा ली जाती है। लेकिन अब हम खुद देखते हैं कि बच्चे क्या होता है, एग्ज़ाम जैसे ही आती है बच्चे डरने लगते हैं, उनमें भय और तनाव का माहौल उत्पन्न होने लगता है और वो विषय को समझने के बजाय उसे रटने लगते हैं, जो क्या है? गलत है। इसलिए आकलन का प्रयोग किया जाता है जिसमें बालकों को यह ज्ञात नहीं होता कि उनका आकलन किया जा रहा है और शिक्षक क्या करते हैं, विषय वस्तु को पढ़ाते पढ़ाते ही उनका आकलन कर लेते हैं। अतः आकलन का प्रयोग करने से पहले इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। अब देखते हैं हम आकलन का अर्थ। आकलन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? असेसमेंट, जो एक लैटिन शब्द एडसेडर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है टू सिट बिसाइड, अर्थात पास में बैठना। प्राचीन समय में क्या होता था? गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी जिसमें छात्रों को अपने पास बैठाकर शिक्षक उनसे संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में क्या है? आकलन का अर्थ बदल चुका है। किसी भी समूह से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना ताकि उसके संबंध में कोई निर्णय लिया जा सके। अतः हम कह सकते हैं लगातार व्यक्ति की क्षमता और योग्यता को परखना ही क्या है? आकलन है। अब हम देखते हैं आकलन की परिभाषा। रोहित धनकर के अनुसार, मैं कहना चाहता हूँ कि एक बच्चे का आकलन मैं इसलिए करता हूँ ताकि बेहतर सीखने में उसकी मदद कर सकूँ। नेक्स्ट है डॉक्टर B.S. ब्लूम के अनुसार, आकलन किसी वस्तु, कार्य पद्धति एवं सहायक सामग्री की उपयोगिता के संबंध में प्रदान किया गया निर्णय है। नेक्स्ट हम देखते हैं आकलन के प्रकार। आकलन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन भी ऐसे ही 2 शब्दों से मिलकर बना है, रचनात्मक और आकलन। रचनात्मक मतलब फॉर्मेटिव और आकलन मतलब असेसमेंट। फॉर्मेटिव मतलब क्या होता है? जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है उसको फॉर्मेटिव या रचनात्मक कहा जाता है। और असेसमेंट मतलब अनुमान या अंदाज़ा लगाना या सूचनाएं एकत्रित करना। अर्थात रचनात्मक आकलन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक पाठ को पढ़ाते समय यह जांच करता है कि बच्चे ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसके द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करके छात्रों की सीखने में सुधार एवं सीखने की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है योगात्मक आकलन। योगात्मक और आकलन ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। योगात्मक मतलब इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? सम्मेटिव। सम्मेटिव मतलब पूर्ण रूप से, सम करके। ठीक है। आकलन अर्थात सूचनाओं का एकत्रितकरण। अर्थात योगात्मक आकलन वह है जिसमें शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद उसकी क्षमता को या दक्षता को ज्ञात करने के लिए जो आकलन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? एक निश्चित अवधि में छात्रों की ओवरऑल परफॉर्मेंस निर्धारित करने में सहायक होना। एक निश्चित सीमा में शिक्षक व छात्रों की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में कौन बताता है? योगात्मक आकलन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम निदानात्मक आकलन। निदानात्मक मतलब डायग्नोस करना, मतलब पहले समस्या पता करना और उसके बाद उसका उपचार करना।
नेक्स्ट ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, डायग्नोसिस और असेसमेंट। डायग्नोसिस मतलब पहचान करना, मूल कारण तक पहुंचना या निर्णय लेना, और असेसमेंट मतलब सूचनाओं को एकत्रित करना। अर्थात हम कह सकते हैं निदानात्मक आकलन वह आकलन है जिसमें बालक के समस्या के क्षेत्र व कारणों की पहचान की जाती है ताकि उचित शिक्षण विधियों का उपयोग करके उसकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसका उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की समस्या का पता लगाना, क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करना। आकलन की आवश्यकता। आकलन की आवश्यकता सभी संदर्भों में अलग अलग होती है। जैसे विद्यार्थी के लिए आकलन की आवश्यकता अलग तरीके से होगी, अध्यापक के लिए अलग होगी, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए अलग होगी और परिवार के लिए अलग। सबसे पहले हम देखते हैं विद्यार्थी के लिए आकलन की आवश्यकता क्यों होती है। तो आकलन से क्या पता चलता है कि विद्यार्थी छात्र क्या जानता है, उसकी रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, और वो योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सके और उसकी विशिष्ट योग्यताओं की जानकारी में। नेक्स्ट है अध्यापक के संदर्भ में। इसमें क्या आएगा? शिक्षण विधि का चयन में, छात्रों की कौशल, योग्यता व अधिगम क्षमता में, शिक्षण सामग्री का विकास व नई कक्षाओं में प्रवेश के लिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संदर्भ में, रुचि अनुरूप पाठ्य सामग्री का वर्गीकरण करने के लिए, विद्यार्थी की योग्यता की पहचान करने में और रणनीति का निर्माण करने में। नेक्स्ट हम देखते हैं परिवार में। छात्रों के अभिभावकों को छात्रों की प्रगति के बारे में जानकारी, समस्याओं से पालकों को अवगत कराना, छात्रों की अधिगम क्षमता की जानकारी देना, साथ ही विद्यालय में क्या गतिविधियां चल रही हैं इसके बारे में अभिभावकों को जानकारी देना। नेक्स्ट हम देखते हैं आकलन के लाभ। आकलन के क्या क्या लाभ हैं? सबसे पहली बात, ये बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित विधि है। फिर दूसरी चीज़ क्या है? ये सतत प्रक्रिया मतलब लगातार चलती रहती है। थर्ड क्या है? भय व तनाव के वातावरण से मुक्ति। फोर्थ है सीखने में सहायक। फिफ्थ है शिक्षक व छात्र में घनिष्ठता। और सिक्स्थ है सहभागिता पर आधारित। सबसे पहले हम देखते हैं छात्र केंद्रित विधि। छात्र केंद्रित विधि मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि बाल केंद्रित विधि क्या होती है, जिसमें बच्चों को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। इससे क्या होता है, जो परीक्षा का दबाव होता है बच्चों में वो कम करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है सतत प्रक्रिया। आकलन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कक्षा शिक्षण में यह आकलन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से ही चलता रहता है। नेक्स्ट है भय व तनाव के वातावरण से मुक्ति। बच्चे क्या होता है, परीक्षा का नाम सुन के ही डरने लगते हैं, लेकिन आकलन शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ चलती है, जिससे विद्यार्थियों में भय व तनाव में कमी आती है। नेक्स्ट है हमारा सीखने में सहायक। आकलन का उद्देश्य क्या है? सीखने में सहायता करना है। यह केवल योग्यता के मापदंड का पैमाना नहीं बल्कि सीखने में भी सहायक है। सहभागिता पर आधारित। आकलन की प्रक्रिया में शिक्षक, अभिभावक और बालक तीनों की ही सहभागिता होती है। सभी की सहभागिता के कारण बालक को सीखने में भी सुधार होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आकलन की सीमाएं। पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव, समय की कमी, शिक्षक में रुचि का अभाव, प्रतियोगिता को अधिक महत्व, आधारभूत कौशलों के विकास का अभाव। पहला पॉइंट हम देखते हैं पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव। आकलन करने के लिए शिक्षकों को समय समय पर शिक्षित करने की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण के अभाव में शिक्षक को आकलन करने में कठिनाई आती है। नेक्स्ट है समय की कमी। शिक्षकों के पास बहुत अधिक काम होता है और आकलन में समय बहुत अधिक लगता है, अतः शिक्षक पूरी तरह से आकलन में सहायता नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक में रुचि का अभाव। शिक्षकों को ऐसा लगता है कि आकलन से उन पर काम बढ़ रहा है, साथ ही आकलन करना कठिन है, जिससे शिक्षकों में आकलन के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है और वे परीक्षा को अधिक महत्व देते हैं, प्रतियोगिता को अधिक महत्व। अभिभावक शिक्षा का स्तर तभी अच्छा मानते हैं जब बालक अच्छा ग्रेड प्राप्त करे,
जबकि आकलन में प्रतियोगिता का कोई स्थान नहीं होता है, इसलिए आकलन प्रभावी नहीं है। नेक्स्ट है आधारभूत कौशलों के विकास का अभाव। आकलन शिक्षक और छात्र के बीच होने वाली प्रक्रिया है जिससे छात्रों के आधारभूत कौशल पढ़ना, लिखना, बोलना आदि का विकास नहीं हो पाता है। अब हम देखते हैं आकलन का महत्व। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में, शिक्षक और छात्र के स्वमूल्यांकन में, छात्रों की प्रगति के ज्ञान में, वैज्ञानिक पृष्ठपोषण प्रदान करने में, विभिन्न छात्र क्षेत्रों के प्रगति के मूल्यांकन में, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में आकलन से शिक्षक को यह ज्ञात हो जाता है कि बालक पूरी तरह से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, जिससे वे शिक्षण प्रक्रिया में सुधार कर उसे और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। शिक्षक व छात्रों के स्वमूल्यांकन में, आकलन से क्या होता है, केवल छात्रों का मूल्यांकन नहीं, शिक्षक भी अपना स्वमूल्यांकन करते हैं। दोनों को अपनी अपनी कमियों का ज्ञान होता है और वे इसे दूर करने का प्रयास करते हैं। छात्रों की प्रगति के ज्ञान में इसके मुख्य बिंदु क्या, उपयोग और नए ज्ञान, मतलब छात्रों ने क्या सीखा, छात्र दैनिक जीवन में अपने जो नया ज्ञान सीखा है उसका उपयोग कर रहे हैं या नहीं, और छात्र नए ज्ञान की बात कर सकते हैं, मतलब क्या छात्र नए ज्ञान की बात कर सकते हैं। इन 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। वैज्ञानिक पृष्ठपोषण में छात्रों के ज्ञान के संदर्भ में, छात्रों के प्रदर्शन के संदर्भ में, छात्रों की आवश्यकताओं के संदर्भ में, विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के मूल्यांकन में, छात्रों की समझ का स्तर ज्ञात करने में, अधिगम की प्रकृति को जानने में, शिक्षक की शिक्षण विधियों के सुधार में, छात्रों में के कक्षा में उचित स्थान के निर्धारण में। अब हम देखते हैं आकलन की विशेषताएं। आकलन में क्या क्या विशेषता होगी। सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता होती है इसकी कि आकलन एक सतत प्रक्रिया है। दक्षताओं के विकास पर बल दिया जाता है। इसमें ज्ञान आधारित अधिगम पर बल दिया जाता है। शिक्षण व सीखने की जांच की जाती है, सीखने में सहायक होता है और गुणात्मक तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, सतत प्रक्रिया, मतलब आकलन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। दक्षताओं के विकास पर बल, इसमें बालक की दक्षताओं के विकास, मतलब उसमें जो योग्यता है उनका विकास किया जाता है और उनको उसमें दक्षता दिलाई जाती है। नेक्स्ट है ज्ञान आधारित अधिगम पर बल। ज्ञान आधारित अधिगम मतलब बालक क्या सीख रहा है, उसमें तर्क करने की क्षमता विकसित हो रही है या नहीं, वो समस्या समाधान कर सकता है या नहीं, उसमें चिंतन करने की योग्यता बढ़ रही है या नहीं, इन तथ्यों पर बल दिया जाता है। सीखने में सहायक, आकलन क्या होता है, बच्चे को सीखने में सहायक होता है। जैसे क्या होता है, अगर कोई चीज़ बच्चा रट के ही याद करेगा या रटेगा तो वो उसके दिमाग में बहुत कम समय तक सहायक रहता है। लेकिन अगर बच्चा क्या है उस चीज़ को सीख जाता है या उसको समझ जाता है तो वो क्या करता है, उसकी तुलना में उस दिमाग में वो अधिक समय तक रहता है। गुणात्मक तथ्यों का उल्लेख, आकलन मात्रात्मक न होकर गुणात्मक है, अर्थात आकलन में बच्चे का सीखना अंकों से न निर्भर करके शिक्षक की विशेष टिप्पणी पर बल दिया जाता है। गणित शिक्षण में अब हम देखते हैं गणित शिक्षण में आकलन की अवधारणा कैसी होती है। प्रत्येक विद्यार्थी की ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है, अतः जब गणित विषय में आकलन किया जाता है तो इसकी अवधारणा निम्न पक्षों के अनुसार होती है। अवधारणा और प्रक्रिया, गणितीय तार्किकता, गणित के प्रति रुझान, समस्या समाधान करने में गणितीय तथ्यों का उल्लेख, गणितीय संप्रेषण। अवधारणा एवं प्रक्रिया, सबसे पहले यह देखा जाता है कि कौन सी अवधारणा बच्चों को पढ़ाई जा रही है और उसकी प्रक्रिया क्या है। जैसे अवधारणात्मक क्षेत्र, गिनना और संख्याओं की अवधारणा, संख्यांकों को पहचानना और संख्याओं के नाम का ज्ञान और अंकों को लिखना। नेक्स्ट हम देखते हैं गणितीय तार्किकता, परीक्षण या कार्य, समस्या समाधान का मौखिक वर्णन, समूह में परस्पर क्रिया का अवलोकन, सामान्य कार्यों का अवलोकन। गणित के प्रति रुझान, रुझान मतलब क्या होगा कि बच्चे को गणित विषय में रुचि है या नहीं। जैसे इसके लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की गणितीय प्रदर्शनी,
पहेली, खेल इनका आयोजन किया जाता है। उसमें बच्चों की भाग ले रहे हैं कि नहीं ये देखा जाता है। फिर वो भाग ले रहे हैं तो किस प्रकार की उनकी सहभागिता है उसका अवलोकन किया जाता है। ठीक है। फिर बच्चों को टीएलएम तो आप सब जानते होंगे, शिक्षण सहायक सामग्री, इनके निर्माण में रुचि है या नहीं। ठीक है। गणितीय लेखों जो होते हैं या पोर्टफोलियो होते हैं उनको बच्चे पढ़ने में रुचि दिखाते हैं या नहीं, और गणित के कार्यों में उनकी सहभागिता और उनको कैसे अच्छे से वे खत्म करते हैं या कैसे अच्छे से कार्य को करते हैं। नेक्स्ट है समस्या समाधान में गणितीय ज्ञान का प्रयोग। अब इसके लिए लिखित व मौखिक परीक्षण किया जाता है। परियोजना व दत्त का लिखित और मौखिक परीक्षण तो आप जानते होंगे, उनसे ओरली पूछा जाता है या उनको लिख कर दिया जाता है। नेक्स्ट है परियोजना व दत्त कार्य। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट और दत्त कार्य मतलब होमवर्क। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में ज्ञान का प्रयोग, और जो बच्चा सीख रहा है उनको आगे किस प्रकार वह उपयोग करता है। ठीक है। नेक्स्ट है गणितीय संप्रेषण, व्याख्या के योग्य है या नहीं। पाठ्य वस्तु के विश्लेषण का संप्रेषण, कक्षा के बाहर परस्पर क्रिया का अवलोकन। गणित शिक्षण में आकलन की अवधारणा इन्हीं बिंदुओं पर निर्भर होती है। अतः गणित विषय में आकलन इस प्रकार किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका कंक्लूजन। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आकलन से बच्चों की उन कठिनाइयों का पता चल जाता है जो उनके सीखने में बाधक है। साथ ही उन कठिनाइयों का ज्ञान होने के बाद उपचारात्मक शिक्षण मतलब हमने पढ़ा था डायग्नोसिस असेसमेंट के द्वारा हम अधिक से अधिक अवसर देकर उसमें सुधार कर सकते हैं। साथ ही इसमें कोई अलग समय नहीं लगता है। अतः गणित में आकलन सीखने और सिखाने की क्रिया व सामग्री में सुधार करना और उन लक्ष्यों पर विचार करना है जो विद्यालय के विभिन्न चरणों के लिए तय किए गए हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो मैं अच्छे से अच्छे और वीडियो लेकर